बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यूज के प्रोग्राम करंट अफेयर्स पर मैं हूं सिदार अमीद और मेरे साथ सीनियर साफ़ी तज़िया का जनाब राजा कफ़ील अहमद खान साहब तशरीफ़ फरमा है। जी नाज़रीन, पहले तो इमरान खान साहब जो है सड़कों पे थे और कल ख़ुद गवर्नमेंट जो है वो ख़ुद सड़कों पे थी और मौलाना फजल रहमान साहब जो है बड़ा प्रोटेस्ट करने में कामयाब तो ज़रूर हुए हैं। कल लोगों को बड़ी तकलीफ़ हुई, रोडें ब्लॉक थी, उसके अलावा जो है वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो हॉस्पिटल तक जा नहीं पहुँचे और कुछ की जो है वो बाज़ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो एक दो बच्चे जो है जिनके डेथ भी हो गई। जी राय साहब, कल के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो नाज़रीन, ये हमारा 2-3 दिन के वक्फों के बाद हमारा प्रोग्राम है, तो आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि कल का जो पाकिस्तान का दिल है, कल 3 बड़े वाक़ात थे इस्लामाबाद में। एक तो पार्लियामेंट हाउस या सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो हुकूमत है, हुकूमती इताद है, इन्होंने कल एहतजाज किया और इसका एक नकाती था ये एहतजाज कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ मुज़ाहरा था हुकूमत का, हुकूमती इतादियों का, कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजों का ग्रुप है वो इमरान खान साहब को फेवर कर रहा है और ये धमकी थी सुप्रीम कोर्ट के कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करें। एक तो ये, दूसरा था फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ था, सुप्रीम कोर्ट के जजों के ख़िलाफ़ था कि एक मखसूस यानी जजों का जो ग्रोह है वो हुकूमत की मंशा के बरक्स जो अपोजिशन है, जो PTI है, उनको सपोर्ट कर रहा है। फिर जो सरदार साहब सबसे जो अहम जो कल इजलास है वो कोर कमांडर या कॉन्फ्रेंस थी रावलपिंडी में, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत है। उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसले हुए और इन दोनों जो कल के वाक़ात हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये PDM का मुज़ाहरा और फिर जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, इसको हावी हो गया जो कोर कमांडर का यानी कॉन्फ्रेंस। आपने भी यानी देखा होगा, सारे अखबारात की लीडें हैं कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने ये फ़ैसला किया है कि जो 9 मई के वाक़ात में जो लोग मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने फ़ौजी तनसीबात पर हमला किया, उनके ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत यानी आर्मी एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जाए, उनका ट्रायल होगा। उनकी अदालतें भी अपनी होंगी या ये जो नॉर्मल अदालतें हैं? ज़रा जब फ़ौजी यानी आर्मी एक्ट के तहत जब कार्रवाई होगी तो ज़रा वो यानी फ़ौजी अदालतें होंगी, वहाँ उनके फ़ौजी जज होंगे, वहाँ जाकर समात होंगी। लेकिन मैं अभी सुबह अखबारात में पढ़ रहा था, जो वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ़ साहब का, उनका कहना था कि अभी जो मुज़ाहिरीन हैं या जिन बलवाई हैं जिन्होंने हमले किए हैं, उनके ख़िलाफ़ अभी आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का फ़ैसला नहीं हुआ और ये मामला काबीने में जाएगा, फिर काबीना फ़ैसला करेगी तो फिर जाकर यानी ये कार्रवाई। लेकिन मैं जो अपने नाज़रीन को ये यानी मैं यानी बात ये भी हम जो बताना चाह रहे हैं कि ये जो 9 मई को वाक़ा हुआ, जो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, ये कोई एक दिन का नहीं हुआ। यानी ये तो मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को या जो हमारे रियासती अदारे हैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट में, इनको इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि ये जो गुज़श्ता 10-12 सालों से एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत यानी जिस तरह के साथ एक बाकी सियासी जमातों को बदनाम करने के लिए उनके ऊपर उनका ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म जो है ना बयानिया बना के सियासी क़यादत को बदनाम किया गया और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसी जो पार्टी को पूरा सियासी प्लेटफार्म जो मुहैया कर दिया गया और उसका नतीजा ये निकला कि कल जो इमरान खान साहब की क़यादत में जो PTI है और आज जो कुछ PTI या जो उसके जो कारकुन हैं, उसकी जो क़यादत से लेकर कारकुन तक ये जो बयानिया अपना चुके हैं। सरदार साहब देखिए अभी हो क्या रहा है, हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ है, जो हमारी पार्लियामेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ करारदादें मंजूर कर रही है और जो इमरान खान है या PTI है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान के माशरे में तकसीम दर तकसीम हो रही है, ये बहुत ख़तरनाक है और अगर इसका रास्ता न रोका गया और अगर इसकी लामबंदी न हुई आगे से और ये ख़तरनाक, इससे पाकिस्तान के सलामती को ख़तरात लाक हैं। लेकिन अब इन सारे हाल क्या, मैं जना सरदार साहब मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमने अगर माजी से अगर हम ना सीखें जो कुछ इससे पहले होता रहा, जो हमारी इस्टबलिशमेंट इससे पहले करती रही 40-50 सालों में, और अभी भी वो उसी रवश पे गामजन है, वो उसने अपने गलतियों पर नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो यानी फ़ौजी आर्मी एक्ट के तहत इन मुज़ाहिरीन के ख़िलाफ़ यानी उसके मुकदमा चलाने से पहले इस बात की तहकीकात होनी चाहिए कि जो इमरान प्रोजेक्ट था, इमरान प्रोजेक्ट किन लोगों ने बनाया, इसको किन लोगों ने प्रमोट किया
उस वक्त की जो इस्टबलिशमेंट थी उसमें कौन कौन लोग इसमें यानी शरीक रहे, उन सब के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए। सबसे पहले जनरल पाशा के ख़िलाफ़ तहकीकात होनी चाहिए, फिर ज़हरुल इस्लाम के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, मैं कहता फैज़ उम्मीद के ख़िलाफ़ होनी चाहिए, फिर जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ होनी चाहिए। इन लोगों के बाद फिर ये छोटे लोगों पर आती है। इनका क्या कसूर है? मैं सरदार साहब आपसे पूछता हूँ, ये छोटे कारकुन को, इनको तो जो क़यादत ने हुक्म जारी किया कि भाई हमारे ऊपर जुल्म हो गया, और जो कि इमरान खान जो गिरफ़्तार हुआ, इमरान खान को गिरफ़्तार इस्टबलिशमेंट ने करवाया, और एक बेबुनियाद ये एक बयानिया बनाकर यानी फौजी तनसीबात पर हमले करवाए गए। ये जो है ना, ये इन लोगों को इस तरह स्टैंड कर लेते हैं कि ये जो आप अगर ये काम करेंगे तो सीधा आप जन्नत में जाएंगे, और वो उन लोगों को वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि उन लोगों को लेफ़्ट राइट पे बिल्कुल नहीं सोचते। वो कहते हैं कि हमने अपने जो क़यादत के हवाले से, क़यादत ने जो भी हुक्म दिए हम उसको फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करेंगे। राय साहब, हम अपने नाज़रीन को एक बड़ी खबर भी दे रहे हैं कि खालिद खुर्शीद साहब जो GB के वज़ीर आला हैं, और वो जो है ना, एक आध दिन की खबर है कि ये जो गवर्नमेंट है, खालिद खुर्शीद साहब की जो फौरी तौर पर अंदरूनी खाना जो है मामला जो है तय हो गए हैं, और वो इसकी खालिद खुर्शीद साहब को फौरी तौर पर हटाया जा रहा है। राय साहब, ये अंदर की क्या खबर है? बिल्कुल, मैं आपकी इस खबर की तस्दीक करता हूँ कि यानी जैसे यानी मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत ख़त्म हुई, और इसी तरह के साथ GB में जो PTI की हुकूमत के ख़ात्मे की तमाम मनसूबाबंदी यानी मुकम्मल हो चुकी है, और खालिद खुर्शीद क्योंकि इमरान खान साहब के साथ रहे हैं और उनके हर मुजाहरे में शरीक रहे, और बल्कि 2 दिन उनको जो है ना यानी GB हाउस में उनको अरेस्ट भी किया गया। अभी उनको यानी स्पेशल तैयारे से उनको वापस गिलगित भेज दिया गया है। लेकिन बिल्कुल आपकी बात, आपकी खबर दुरुस्त है कि अब जो GB में PTI की हुकूमत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी चंद हफ्तों की मामूल है, और ये उसके यानी वहाँ पे भी एक जो है ना फॉरवर्ड ब्लॉक यानी बनाने की तैयारी है PTI में, और हुकूमत तब्दील हो जाए। राजा बिल्कुल ये वहाँ पे जो है वो अपोजिशन के जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो 9 है, और ये जो कि 24 शायद ये थे, टोटल शायद 33 का 33 का है। हाँ, वहाँ पे भी जो है फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ज़रूर शायद कोई ऐसी एक मदद बनाएंगे जिस तरह नहीं बन चुका है, तैयारी सारी यानी तैयारी है, और लोगों के साथ रब्ते हो चुके हैं। वो किसी भी वक्त वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम असम्बली पेश करती जाएगी। राय साहब, मुझे ये बताएं कि हमारे जो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर जनाब अनवर अल हक साहब, एक बड़ा नाम था, उनके भी बड़े बड़े दावे थे कि मैं जो ही आऊँगा तो फौरी तौर पर सारी चीज़ों को लिबेट लूँगा, सारे जिस तरह से अपोजिशन का साथ लेके उन्होंने वो चले थे, लेकिन वो अपनी कैबिनेट जो है वो नहीं बना सके। तो क्या ये कैबिनेट क्यों नहीं बना सके? क्या वजूहत हुई है? उसके बाद स्पीकर का इंतखाब जो है इससे पहले का था, वो भी अभी तक नहीं हो सका। क्या टेक्निकली ये इसमें मुस्लिम लीग नून जो है उन्होंने भी जो है वो आईनी तरमीम के हवाले से सख्त मुखालफत की है, तो अंदर की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, चौधरी अनवर अल हक साहब की जो हुकूमत है मुश्किलात से दो चार है। एक तो यानी काबीना में जो तोसी है, या जो काबीना की जो मुकम्मल जो काबीना है वो नहीं बन पा रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो ये 13वीं तरमीम हुई थी आज़ाद कश्मीर एक्ट 1974 में, उसमें वज़रा की तादाद का तयन कर दिया गया कि 16 से ज़ायद वज़ीर नहीं रखे जा सकते, 2 मावनिन खुसूसी होंगे और 2 मुशीर होंगे, यानी 20 रुकनी काबीना नहीं होगी। और क्योंकि इस वक्त तकरीबन 20 लोग अनवर अल हक साहब के साथ आ चुके हैं फॉरवर्ड ब्लॉक में, इसी तरह से 20 रुकनी अपोजिशन है, तो अनवर अल हक साहब की पूरी कोशिश है कि जो उनके साथ लोग जो हुकूमत छोड़कर उनके साथ आए हैं, जो वजारतें छोड़कर आए हैं, इन सब को वज़ीर बनाया जाए, इनकी वजारतें बरकरार रहें। सबसे बड़ा मसला ये है। फिर जो यानी 12 जो पुलिस पार्टी के लोग हैं, 7 मुस्लिम नून के, ये मिला जुला के तकरीबन 40 के करीब ये लोग बनते हैं। तो मुश्किलात हैं खासी इस अनवर अल हक साहब को। वो राय साहब देखें ना, अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है जो ही अनवर अल हक साहब आए हैं तो इन्होंने खातफा रकम जो है जगह गवर्नमेंट को दी। अब उन्हें मुश्किलात नहीं होने चाहिए उन्हें। अभी देखो सियासी मुश्किलात है, यानी बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि यानी 1 माह के अंदर यानी 3 हफ्तों के अंदर में जो है ना, तो उसको अनवर अल हक साहब ने तकरीबन 10 अरब रुपये जो हुकूमत पाकिस्तान से लिए हैं, और जो पिछली हुकूमत 1 साल में नहीं ले सकी है। तो ये बड़ी क्रेडिट की बात है यार, उनको भरपूर जो है ना वसाइल फराहम किए। लेकिन जब तक ये काबीना नहीं तश्कील पाएगी, जो इस्तेकाम नहीं आ सकता, जो सियासी इस्तेकाम आज़ाद कश्मीर तामीर तरक्की के लिए भी सियासी इस्तेकाम जो नागज़ीर है, वो तब होगा कि जो आइन में जो कदगान है वज़रा की तादाद में वो ख़त्म की जाए। और उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट मुस्लिम नून है कि मुस्लिम नून ने इनकार कर दिया है कि वो 15 तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी, जिसकी वजह से ये तकरीबन 2 हफ्ते हो गए ये मामला लटका हुआ है कि नून जो है वो अगर मुखालफत करती है, वो इसमें शामिल नहीं होती है, तो क्या
جو انور الحق صاحب جو ہے یہ اس میں جو آپ نے جو کیبنٹ ہے اس کو بنا سکیں گے؟ ان کی تعداد پوری ہے، ترمیم جو ہے اس کو کر سکیں گے؟ نہیں، آئینی ترمیم کے لیے ان کے پاس عددی جو ضرورت ہے پوری ہے، لیکن انور اللہ کی کوشش ہے کہ مسلم نون ایک یعنی بڑی اسٹیک ہولڈر ہے، بڑی اس کا شیئر ہے، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ساتھ لے کر جائے۔ وفاق میں نون لیگ کی حکومت ہے، وزیر اعظم مسلم نون کے، تو وہ ان کی جو پوری خواہش ہے کہ اگر یعنی نون لیگ حکومت رہے گی تو انور الحق کا فائدہ ہے، اسی لیے وہ چاہ رہے ہیں کہ جو یعنی نواز شریف کے تفصیلات ہیں یا جو شہباز شریف کے تفصیلات ہیں ان کو فوری طور پر دور کر کے جو آئینی ترمیم کا مسئلہ حل ہو، تاکہ وہ یعنی جو سارے کے سارے جو ہے نا لوگوں کو یعنی کابینہ میں شامل کیا جائے۔ امید ہے یہ ہفتے کے اندر معاملہ حل ہو جائے۔ ایسا بالکل اللہ کرے کہ ہمارے جو وزیر اعظم جموں کشمیر انور الحق صاحب ہیں وہ جو بھی چھوٹی موٹی کسی مشکلات میں مبتلا ہیں تو ان کے مشکلات کو دور کریں، اور اللہ کرے گا کہ جس طرح سے جس عزم کے ساتھ وہ آئے ہیں ان کے جو بھی مقاصد ہیں، جو بھی کشمیر کاز کے حوالے سے، تعمیر ترقی کے حوالے سے جو بھی کام ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ چڑھ کر کام کریں گے۔ راج صاحب وسطی باغ کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ تنویر الیاس صاحب جو ہے وہ بھی آج کل وہ ان کا جو غصہ تھا وہ ابھی تک کام نہیں ہوا، وسطی باغ کا جو الیکشن تھا اس میں بھی کیا انہوں نے کوئی ایسا لیا ہے یا جو ہے وہ بالکل سائڈ پہ ہو گئے؟ کیا ابھی وسطی باغ کی ویسے پوزیشن کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب اپنے اقتدار کے خاتمے کے بعد وہ بہت مشکلات ہیں، ان کو سخت شدید ذہنی دباؤ سے دوچار ہیں وہ، اور گزشتہ ایک ہفتے سے وہ یعنی جو بیانات دے رہے ہیں یا جو ان کی میڈیا ٹاکس، وہ تو پورا بڑھاس نکال رہے ہیں۔ نہیں وہ تو ان کی حالت پہ رحم آتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جو ایک ماہ پہلے یعنی وزیر اعظم تھا، آزاد کشمیر کا بڑی بڑکیں مارتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ تنویر الیاس خان یہ طے کرے گا کہ بمبر میں سیاست کون کرے گا، کھاوڑا میں سیاست کون کرے گا، عباس پور میں سیاست کون کرے، حویلی میں کون کرے گا۔ تو یہ جو ان کی بڑکیں تھیں یا غرور و تکبر، اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپسند کیا اور تنویر الیاس اپنے اقتدار کھو بیٹھے۔ ابھی جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو انہوں نے اعلان جنگ کا رکھا ہے، ان کو سنگین الزامات لگا رہے ہیں، تو یہ آسان فراموشی ہے۔ یعنی عمران خان صاحب نے تنویر الیاس کو ایک دکان سے اٹھا کر، پلازے کا مالو کیا ہوتا ہے، ایک دکانداری ہوتا ہے، ایک دکان سے اٹھا کر اس کو آزاد کشمیر کے وزارت عظمیٰ پہ پہنچایا، پھر اس کو پارٹی صدارت تھی، اور آج جب وہ اقتدار ان کا ختم ہوا، ان سے پارٹی بھی یعنی چھلنی گئی، وہ سنگین الزامات عائد کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا غصہ کم کیوں نہیں ہو رہا؟ میں تو سردار صاحب یہ کہوں گا کہ ان کی فیملی کو، ان کے والد صاحب کو، ان کی والدہ کو، ان کی بیوی بچوں کو چاہیے کہ وہ تنویر الیاس صاحب کے خصوصی توجہ دیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں۔ ان کو ہم تو یہ ان سے کیوں، ہمیں ان سے ہمدردی بھی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ ان کو یعنی ریسٹ پہ یعنی کسی بھی جانے بیرون ملک یعنی چلے جانا چاہیے، وہاں جا کے سیر کریں، ایک دو ماہ رہیں، یعنی اس کو یعنی تاکہ ان کو سکون آ سکے۔ ابھی وہ یعنی اسی کیفیت سے دوچار ہیں، وہ ابھی بھی یعنی سمجھ پا رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم ہوں، اسی طرح کے ساتھ احکامات جاری کر رہے ہیں۔ رات کو بھی ان کو خواب آتے ہوں کہ شاید میں وزیر اعظم ہوں یا نہیں ہوں، تو ان کی حالت جو ہے نا وہ یعنی قابل رحم ہے، اور ہم تو یہی کہیں ان کے فیملی کے لوگوں کو کہ وہ تنویر الیاس خان صاحب کی صحت پہ خیال رکھیں، ان کے لیے مزید مشکلات پیش آئیں۔ کل جو انہوں نے ایک انٹرویو میں آزاد کشمیر کی بیوروکریسی کو پھر الزامات لگائے، پھر آزاد کشمیر کے اعلیٰ عدلیہ کو پھر جو ہے نا دھمکیاں دی، تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور ان کے بیانات ان کے دل دماغ سے ان سے جو مل نہیں رہے، تو اس سے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ میڈیا ٹاک سے بچے، ورنہ کل کو اور مسئلہ کھڑا کر دیں گے۔ پہلے ان کے خلاف آزاد کشمیر سپریم کورٹ میں ایک توہین عدالت کا مقدمہ ہے جس کی 17 تاریخ کو سماعت ہے، اور دوروں سے جو انہوں نے پھر عدلیہ کے بارے میں کہا تو مجھے ان کو مزید مشکلات آئیں گی، اور انہوں نے جو یعنی بیانات دیے ہیں ابھی کوئی گنجائش نہیں بچی۔ رائے صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بعض رائے کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی پارٹی بنا رہے ہیں، اور وہ جس کا جو ہے وہ پاکستان اور آزاد جموں کشمیر یعنی جو ہے قومی کو پارٹی بنا رہے ہیں، تو اس میں کیا گستاخی ہے؟ سردار صاحب، پارٹی بنانا بہت مشکل کام ہے۔ تنویر الیاس خان صاحب اپنے 27-28 لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکے، اپنی کابینہ کو خوش نہیں رکھ سکے، اپنے وزیروں کو یعنی ان سے حکومت ختم ہو گئی، اپنی حکومت ختم ہو گئی ہے، ان کی اپنی پارٹی ختم ہو گئی ہے، اور جا کر پارٹی بنائیں گے، اس کے لیے وقت چاہیے تھا، وہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ساری رات وہ جاگتے ہیں، دن کو سوئے رہتے ہیں، تو ایسے پارٹیاں بہت مشکل ہے، ایک نظریے کے تحت پارٹیاں چلتی ہیں۔ تو تنویر الیاس خان صاحب کاروباری آدمی کا کیا کام ہے، یعنی سیاسی پارٹیاں بنانا مشکل ہوگا تنویر الیاس کے لیے۔ جی ناظرین، آج کا وقت اختتام پذیر ہوا، مجھے اور راجہ کفیل احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔